चलिए आइए, हम आशियान कर रहे थे, वहीं से हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। मैंने आपको आशियान स्टार्ट करवाया था और आशियान के तहत मैंने आपको बताया था कि 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद में ये इसके जो 5 संस्थापक सदस्य थे और 10 वर्तमान में है। भारत इसका सदस्य है नहीं। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। एक मैंने जकार्ता के बारे में बताया था जो कि इसका हेड ऑफिस है, जबकि इसकी जो स्थापना है ये बेकोंग घोषणा पत्र के तहत हुई थी। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित होती है, जो भी बात होती है डेवलपमेंट की बात ये करते हैं। यहाँ पर हमने एक जैसे हमने टाइगर कंट्री के बारे में बात की थी, इसी तरीके से हेड ऑफिस हमारा हो गया था। यहाँ पर आप बात कीजिए फ्लैग, आशियान का फ्लैग, झंडा, ध्वज। आशियान फ्लैग है ये, इसमें आ जाइए, एक लाइन लिख दीजिए इसमें। आशियान 10 कंट्रीज, इसको देखो आप, ये इस टाइप का है, ऐसे हल्का सा बना लीजिए बस, ज़्यादा नहीं। बात मत करो बेटा, बात मत करो, चीज़ों को ना फिर हमें क्लियर करना पड़ता है। आप बात करते हो तो फिर ध्यान चला जाता है, बात मत कीजिए। इसको हल्का सा, जैसे ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 है टोटल, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। 10 का मतलब क्या है? 10 देश, ठीक है ना। 10 देशों को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हल्का सा बना लीजिए, ज़्यादा ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। चले आइए, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 1976 के अंदर हुआ था। पहला सम्मेलन 1976 के अंदर हुआ था
और ये सम्मेलन हुआ था, स्थान था बाली के अंदर हुआ था। ये बाली इंडोनेशिया, बाली इंडोनेशिया के अंदर इसका सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन। ठीक है, अब इसका जो लेटेस्ट हुआ है वो है 42वां शिखर सम्मेलन। बयालीसवां शिखर सम्मेलन ये 2023 के अंदर हुआ था, 2023 के अंदर। ठीक है ना, लाबुआन बाजो में हुआ था ये। लाबुआन बाजो एक ही नाम है ये इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, लेटेस्ट है। और इसके अलावा जो 43वां शिखर सम्मेलन होगा, ठीक है ना, शिखर सम्मेलन का मतलब आप समझते ही हो, जब जहां देश के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। ये 2024 के अंदर होगा, स्थान है लाओस, लाओस के अंदर होगा ये 2024 के अंदर। तो इससे पहले कहाँ हुआ है और अब कहाँ होगा, ये थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। तो 2023 में इंडोनेशिया के अंदर हुआ था ये, और 2024 के अंदर लाओस में होगा। थोड़ा पहला भी ध्यान दे दिया करो, कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। चलें, होगी बात सारी। ये इसकी बेसिक जानकारी होगी। आइए चलो, आ जाओ। अब हम बात करने जा रहे हैं, इसी आसियान के तहत ही है, उसका नाम है RCEP। इसको टिक कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। RCEP, RCEP। कई बार अखबारों में आप इसका नाम पढ़ते होंगे, रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी कह दो चाहे भागीदारी कह दो, एक ही बात होती है। चलें, आइए। ये सामने कब आया, ठीक है ना, इसको ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि समझौते होते हैं ना ये। हम इसमें ये नहीं बोल सकते स्थापना कब हुई, ठीक है ना, स्थापना नहीं होती है। ये कब सामने आया, कब बात चलने लगी, तो 2012 में ये सामने आया था। कंबोडिया में एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर आया ये, कंबोडिया में एक आया ये। चलें,
आइए नाम से देखिए, इधर देखो एक बार, चीजों को समझिए थोड़ा सा। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी है, मतलब इकोनॉमी से संबंधित है। 2 मिनट रुक जाना। ये कैसे आया? ये मुक्त व्यापार समझौते के तहत आया। मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है। मुक्त व्यापार समझौता इसको बोलते हैं एफटीए, ठीक है ना। एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ ये होता है कि व्यापार करेंगे हम, मतलब एक देश दूसरे देश के साथ आयात निर्यात करता है, आयात निर्यात करता है। तो जब वो आयात निर्यात करता है तो इस पर टैक्सेस लगते हैं, आयात पर भी टैक्स लगता है, निर्यात पर भी टैक्स लगता है, ठीक। तो हर देश ये चाहता है कि उसकी वस्तु बिके और वो खरीद सके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे भारत ने कोई वस्तु खरीदी, भारत ने यदि कोई वस्तु खरीदी, जैसे अमेरिका से भारत ने, ऐसे समझिए कि एक वस्तु का आयात किया, इंपोर्ट किया। अब अमेरिका ने क्या कर रखा था, इस पर टैक्स लगा दिया। भारत को वो वस्तु चाहिए थी, भारत को वस्तु वो चाहिए थी, तो फिर भारत को खरीदनी पड़ी, महंगी खरीदनी पड़ी। जब उसने आयात किया तो ऑब्वियसली बात है, भारत में वो वस्तु कैसी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, ठीक है। अब यही बात यदि भारत करे अमेरिका के संबंध में, तो अमेरिका में वो वस्तु महंगी हो जाएगी। इससे किसी को कोई फायदा नहीं होना है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तुएं महंगी होगी तो उसका इस्तेमाल लोग कम करेंगे, और जब इस्तेमाल लोग कम करेंगे तो फिर उसका इकोनॉमी में योगदान क्या हुआ? सिंपल सी बात है। आज आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो उसका योगदान है। अब यदि ये इतना महंगा होता कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता, तो फिर लोग उसको कम खरीदते, सिंपल सी बात है। और लोग कम खरीदते तो फिर क्या ये डिजिटल मार्केटिंग वगैरह या ऑनलाइन वगैरह चीजें हो जाती? पॉसिबल ही नहीं होती, ठीक है। तो इस कारण से मुक्त व्यापार समझौते के तहत क्या किया जाता है कि आयात व निर्यात की दरों को कम किया जाता है या हटाया जाता है, कि हम आप पर टैक्स नहीं लगाएंगे और आप हमारी वस्तु पर टैक्स मत लगाना। तो इससे क्या होता है, दोनों में एक बैलेंस हो जाता है। तो हमें, हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट होता है वस्तु को खरीदना, हमें वस्तु मिलनी चाहिए, समझे ना, और वो अच्छे दाम पर, सस्ते दाम पर मिलनी चाहिए, ताकि हम लोगों को दे सके। क्योंकि यदि हम महंगी खरीदेंगे तो फिर लोगों को महंगा ही देना पड़ेगा। जैसे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी हमारे यहाँ सूर्य बहुत है, ऊर्जा बहुत है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। इस कारण से आप देख लीजिए महंगी पड़ती है, ये लगभग 2.5-3 लाख रुपए लगते हैं। तो हर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है वो, ठीक है। तो ये मुक्त व्यापार समझौते के तहत किया गया था। अब इसमें क्या होता है, जैसे क्या क्या शामिल, क्या क्या है ये, इसमें जो शामिल होता है, इसमें आते हैं जैसे वस्तुएं शामिल है, सेवा शामिल है, गुड्स एंड सर्विस ये शामिल है, इसके अंदर बौद्धिक संपदा शामिल है, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, आईपी बोलते हैं जिसको, ये शामिल है इसके अंदर, ठीक है। इनका हम करते हैं। समझ में आई बात सारी? तो इस दृष्टि से है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, यह मुक्त व्यापार समझौते के तहत बना है। यह मुक्त व्यापार समझौते के तहत बना है, जिसमें वस्तु, सेवा, बौद्धिक संपदा व मानव संसाधन को शामिल किया गया है। वस्तु, सेवा, बौद्धिक संपदा व मानव संसाधन को शामिल किया गया है।
मानव संसाधन को शामिल किया गया। समझ में आ गई जी बात सारी? इसके अंदर ये चीज़ें शामिल है। अब ये बात आती है, इसमें भागीदार कौन है, मतलब शामिल कौन है? इसके अंदर शामिल है आसियान, मतलब टोटल 10 हो गए, ठीक है, प्लस 6। इस कारण से इसको क्या है, ये जो RCEP है, इसका जो अन्य नाम है, इसे आसियान 6 के नाम से भी जानते हैं। चले देखो, अब इसमें आप देखो चीज़ों को ना थोड़ा सा तरीके से किया करो। देखिए जैसे आसियान है, एशिया का है, ठीक है ना, एशियन कंट्री है। इसका मतलब ये जो बात करेगा, क्योंकि दक्षिण एशियाई की बात है, तो ये एशिया की बात करेगा। इसका मतलब इसके अंदर कोई वो देश शामिल नहीं होंगे जो कि यूरोपियन कंट्री है, वो शामिल नहीं होंगे इसके अंदर, एशिया के ही शामिल होंगे। अब कौन से शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना? अब देखो मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा और आपके लिए जरूरी है ये, जरूरी है ये चीजें। मैं यदि आपने कल इसको जाके पढ़ा है, जिनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बच्चों की होती है और कामयाबी का रेशियो भी 3 या 4 बच्चे ही होते हैं, सारे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, ज़रूर देखा होगा 3 या 4 बच्चों ने, इतनी माड़ी किस्मत लेके हम नहीं आए हैं। जब आपने देखा होगा तो चीज़ें आपके क्लियर हो गई होगी कि इसके अंदर ये वाला पोर्शन आता है पूरा, ठीक है ना, ये फिलीपींस भी इसके अंदर है, ये आता है। अब इसमें 6 कौन कौन से हो सकते हैं? ऑब्वियसली बात है इसके आसपास के होंगे, तभी तो व्यापार होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे इंडिया होगा, इसके अंदर जैसे चाइना होगा, इसके अंदर जैसे अभी इन बताओ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में से कौन हो सकता है? साउथ कोरिया होगा। ये तो वैसे ही बदमाश है, ये ना जीता है ना जीने देता है, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया हो गया, ठीक है, जापान हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आइए एक लिख दीजिए इसके अंदर, देखिए जापान, चीन, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, भारत, भारत, ठीक है। आइए अब आप देखिए, अब आपके दिमाग में और चीजें आ सकती है, और कौन हो, ठीक है। तो यहां से आ गया, ये एक नीचे से आएंगे यहां पर नीचे कौन है? यहां आप जब गौर से देखोगे इंडोनेशिया है, यहां आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा और यहां आपको न्यूजीलैंड मिलेगा। जब आप मैप देखोगे तो सब चीज़ें यहाँ तैयार मिलेगी आपको। अब ऑस्ट्रेलिया अलग महाद्वीप है, इस कारण से इसके अंदर नहीं दिखा सकते हम, तो 5वां लिखिए ऑस्ट्रेलिया और 6ठा लिखिए न्यूजीलैंड। चले आइए, अब देखिए इसकी जो पहली बैठक हुई थी, अब देखो ये चीज़ें ऐसी है जो पुरानी नहीं है, ये करंट है, ध्यान रखना, ये करंट जीके का है। पहली बैठक हुई 2017 में, 2017 आपके करंट का ही दायरा में आता है, ये ध्यान रखना। पहली बैठक हुई थी इसकी और स्थान था मनीला, फिलीपींस, यहां इसकी पहली बैठक हुई थी।
चले, आइए, ये हो गया सारा काम, चलता रहा। 2012 में इसकी अवधारणा सामने आई थी, पहली बैठक में भी हम शामिल हो गए, क्योंकि अवधारणा पहले आई थी, फिर हम 6 में शामिल हो गए इसके अंदर। लेकिन अब हमारे सामने जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो भारत है वो इससे बाहर हो गया है। ये इसकी नई न्यूज़ है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो भारत आसियान प्लस 6 इसका सदस्य नहीं है, या भारत इसका RCEP का हिस्सा नहीं है। तो एक लाइन लिख दीजिए, भारत 2019 से RCEP से बाहर है। चले, अब ये आयात निर्यात वाला मामला है। अब इसके कारण क्या है, बाहर क्यों हुआ भारत? ठीक है, इसका कारण क्या है? अब देखो, 2-3 मूल कारण है, उनका आपने ध्यान में रखना है कि भारत बाहर क्यों हुआ, तभी तो आप इकोनॉमी को समझ पाओगे। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो प्रोमिनेंट है, वो ये है कि भारत को एक डर है, वो ये है कि चीन से आयात बढ़ जाएगा। चीन से आयात बढ़ जाएगा, जिससे व्यापार घाटा बढ़ेगा, जिससे व्यापार घाटा बढ़ेगा। ठीक है, देखिए आपको मैं पहले तो इसको समझिए। वैसे जो इकोनॉमिक्स बच्चे पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा जानते होंगे जरूर, करंट जीके में भी बहुत बार बताता हूं, लेकिन ये क्या है, पढ़ने वालों की तादाद थोड़ी कम होती है। व्यापार घाटा क्या होता है? देखिए, हमें घाटा कब होगा? घाटा तब होगा जब हम खरीदेंगे ज्यादा। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, खरीदे ज्यादा बिके कम, तो घाटा ही हो गया ना। ठीक है, इसका मतलब है व्यापार घाटा कब होता है? जब किसी देश के साथ आयात ज्यादा होता है, मतलब हम मंगाते ज्यादा हैं और बेचते उसको कम है। जब हम किसी देश के साथ आयात ज्यादा करेंगे और वो हमसे कम खरीदेगा तो व्यापार घाटा होता है। और चाइना के साथ हमारा सबसे ज्यादा व्यापार घाटा है, सबसे ज्यादा व्यापार घाटा है। चाहे लगभग, ये आप सोच नहीं सकते कि लगभग 15% के आसपास हमारा आयात है और लगभग है ये, ठीक है ना, ऊपर नीचे थोड़ा मोटा होता रहता है। 15% के आसपास आयात है और 2% हम निर्यात करते हैं चाइना को, 2%। इतना अंतर बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हम चाइना से वस्तुएं क्या है, ज़्यादा खरीदते हैं, और चाइना हमसे वस्तुएं कम खरीदता है, क्योंकि उसका अपना मार्केट है, उसका अपना बाजार है, उसकी अपनी फैक्ट्रियाँ, तो सारी वस्तुएं वो खुद ही बना लेता है। अभी हमने कई बार प्रयास किए, लेकिन अब प्रयास करें क्या जब उसको चाहिए ही नहीं। वो कहता मत लो भाई। अब चाइना से यदि अपने वस्तु नहीं खरीदेंगे तो आप जानते हो कि हम यदि यहाँ कोई वस्तु बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ कोई मोबाइल बनाया, वो हमें महंगा पड़ेगा। ठीक है, एक मोबाइल यदि हमने यहाँ बनाया तो हमने, आप देख लीजिए, जो चिप वगैरह है ये हमें सारी चाइना से ही खरीदनी पड़ेगी, हमारे पास है ही नहीं है। बैटरी खरीदनी पड़ेगी, लिथियम के भंडार तो अब मिले हैं जम्मू कश्मीर और राजस्थान के डेगाना से, अब मिले हैं। अब पता नहीं कब तक जाके वो मिलेंगे, प्यूरिफिकेशन होगा, फिर फैक्ट्रियां बनेगी, वो लंबा टाइम होता है, उसमें कुछ नहीं। और फिर हम सफल होते हैं, असफल होते हैं, ये गारंटी थोड़ी है किसी चीज़ की। हमारे खेत में पानी निकल जाए, कोई जरूरी थोड़ी है सिंचाई के लिए योग्य हो गया या नहीं होगा।
ये कुछ पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में है। तो हमारा मोबाइल जो होता है वो महंगा पड़ता है। अब जो चाइना भेजता है, अब उसमें सारी क्वालिटी होती है। आपने कभी चाइनीज मोबाइल देखा होगा, उसमें क्वालिटी ज़्यादा होती है। क्वालिटी का मेरा मतलब ये है कि उसमें ऑप्शंस वगैरह, फैसिलिटी वगैरह ये ज़्यादा होते हैं, आपको ज़्यादा मिलेगा। वो ठीक है, हम कहते हैं यार चाइना का है, चाइनीज है, इस कारण से हम उसको करते नहीं हैं, लेकिन वो होता हमसे ज़्यादा बेस्ट है, ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको। आप उसको इस वजह से मत देखिए। हम ऐसे कैसे कह दें कि वो बेकार है, हम कह नहीं सकते उसको। तो उसका माल आता है, क्वालिटी वाला माल होता है, जो भी यहाँ बिकता है, और सस्ता बिकता है, सस्ता बिकता है। ये जो आप वर्तमान में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये जो सारे, ये इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मोबाइल 2009-2010 में जो चाइनीज आते थे बढ़िया और मजबूत टाइप के, ये 3,500-4 हज़ार रुपये में मिल जाता था वो। और बढ़िया वाला मतलब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ गाना चला दिया ना, मेरे दोस्त के पास होता था, यहाँ गाना चला दिया तो बाहर बैठे आराम से सुनो आप। उसके स्पीकर में इतनी क्वालिटी होती थी। ठीक है, अब बात वही है, वो चाइना ये खुद ही कहता है भाई चले तो चले, ना चले तो एक दिन भी ना चले, वो दोनों ही बातें हैं। तो यदि ये हम आयात ना करें, अब आप कह दो कि आयात बंद कर दो, बंद कर देंगे तो हमारे ये जो मोबाइल वगैरह है ये सारे क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, और आम आदमी तक पहुंचेगा नहीं। और आम आदमी तक पहुंचेगा नहीं तो फिर साइबर क्राइम कैसे कराएंगे? ठीक है ना, वहां तक पहुंचना जरूरी है ना। तो ये जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है हम कोई पटाखे नहीं खरीदेंगे, होते हैं ना, भावनाएं होती है, भावनाएं सिर्फ यहीं तक ही होती है। पटाखे नहीं लूंगा, रंग नहीं लूंगा, ठीक है, और कोई ज्यादा भावना नहीं है। आज उनको कहते हैं ना कि चाइना घूमने जाना है तो तैयार बैठे हैं। आज यदि भारत सरकार ये कहते हैं ना, यदि कोई ये कहते कि तेरे को चाइना फ्री घुमाऊंगा, लाइन लग जाए, यहाँ पर लाइन लग जाए। लेकिन हम क्या है, पटाखे नहीं खरीदूंगा, रंग नहीं खरीदूंगा, बस हम इतनी सी सोच तक रहते हैं। हमारी ये कोई सोच नहीं है कि हम उससे कुछ सीखें, हम उससे कैसे आगे जाएं। कंपटीशन की भावना हम रखते नहीं है, और हम कहते हैं हम चाइना को मिटा देंगे। अरे उल्टा इसने कह दिया ना कि मैं बंद कर दूंगा, तो नुकसान भारत को होता है। प्रैक्टिकली ये चीजें होती है। अब कहने को तो आंखें लाल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबकी लाल होती है, मच्छर पड़ जाए पता थोड़ी लगता है किसी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रैक्टिकल चीजें क्या होती है उसको देखना जरूरी होता है। ये है कैसे आज इंडिया जब 2050 में जाएगा, चाइना आज है चाइना वो ऐसे। अब हम हमारे तो यहाँ एक फ्लाईओवर बन जाता है तो पता नहीं उसकी वीडियो बना बना के हम कैसे शेयर करते हैं। भारत चढ़ा, भारत बना कीर्तिमान, भारत ने पछाड़ दिया है, भारत ने पटकनी खिला दी। हमारे पास शब्द ही ऐसे हैं, हम बोलते ही ऐसे हैं। उस ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी, शब्द देखिए कहां से लेकर आते हैं। एक खेल होता है, हार और जीत का होता है। हम हार गए, दमदार व्यक्ति वो होता है जो अपनी हार को स्वीकार करे और स्वीकार करके जीतने वाले से सीखे। दमदार जीतने वाले की बेइज्जती करके क्या कर लेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया की कैसे बेइज्जती की थी, ऐसे थोड़ी हैं वो लोग। लेकिन हमें क्या है, थोड़ा सुकून मिलता है। वो होता है ना, जैसे हम हार गए तो कम से कम इसका बेट तो उठा के लेके जाऊंगा। ये है, यहाँ एक फ्लाईओवर बन गया, इससे क्या, चाइना में जब आप देखोगे ऐसे 5-5 फ्लाईओवर है, 5-5 फ्लाईओवर है, ये ऐसे जैसे बने हुए हैं। मैं तो नहीं गया हुआ, लेकिन हमारे दोस्त जाते हैं, वो कहते हैं, बताते हैं कि हम जब 2050 में जाएंगे ना, तब आज के चाइना तक पहुंच जाए हमारी। हकीकत है ये, हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए। और हमारा कंपटीटर चाइना कैसे हो सकता है, वो तो 2050 में जी रहा है। हमें तो उससे सीखना पड़ेगा। कल के अखबार में पढ़ा, एक वायरस बनाया है उसने, अब पंगे ले लो उससे, 3 दिन में मौत तय है। 3 दिन में मौत तय है, कर लो लड़ाई, कर लो उसके साथ। एक गोला सा फेंकेगा, कईयों को ले बैठेगा। ऐसे आंख लाल करने से क्या होगा भाई? ये एक बार फेंक दिया, कोरोना 2-3 साल रहा था, देखो कैसे नीचे तक बिठा दिया। बेरोजगारी, गरीबी कितनी बढ़ गई, रोजगार कहीं दिख नहीं रहे हैं, लोग भूखे हो रहे हैं, भूखमरी बढ़ गई उसी सिर्फ एक कोरोना के कारण।
और वो 3 दिन में मौत वाला फेंक दिया तो हो गया काम उसका। फिर करते रहना सब चीजें, तो बहुत सही तरीके से चलना होता है। तो व्यापार घाटा ये होता है, तो हमारे को ये डर है कि हमारा आयात बढ़ जाएगा, और आयात बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा व्यापार घाटा क्या है, बढ़ जाएगा। ये किसी देश के लिए खतरनाक स्थिति होती है। आप खुद समझदार हो, इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा लिखिए, इसमें क्या होता है बेटा, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई हम किसी की बेइज्जती कर रहे हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे मैं भारत की बेइज्जती करता हूं, बेइज्जती नहीं होती बेटा। स्थिति, आपको यदि ज्योग्राफी तैयार नहीं है तो भाई नहीं है, पढ़नी पड़ेगी। मैं कैसे कह दूं नहीं नहीं आप जो ज्योग्राफी के विद्वान हो, आपको ज्योग्राफी में कोई रोक नहीं सकता, कैसे? पढ़ना पड़ेगा ना उसको, पढ़िए आप उसको, हाँ आगे बढ़िए, ये एक अलग बात है, हमें सीखना चाहिए। अब हमें नहीं पता भाई, आपको यदि कोई चीज नहीं आती आपको चढ़ा दें पूरे, नहीं नहीं इस बार तो तेरा पक्का है, तेरा पक्का सिलेक्शन, तेरे को रोक नहीं सकता, मैं जानता हूं तू 2 दिन के अंदर सारा सिलेबस कर सकता है। अरे भाई कर नहीं सकता वो, उसको मत चढ़ाओ, उसको अपने तरीके से लो, कहते भाई तू अभी कुछ नहीं है, तू ढंग से काम करते रहा, तब जाके आदमी आगे बढ़ता है, ऐसे थोड़ी बढ़ता है। तो दूसरा इसके अंदर लिखिए ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड से डेयरी आयात बढ़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड से डेयरी आयात बढ़ सकता है। अब देखिए इसमें जब हम समझौता करते हैं, ठीक है ना, समझौता करते हैं, तो अब ऐसे तो है नहीं कि मैं खरीदूंगा और मैं ही दूंगा, वो सब चीजें होती है, बैलेंस करना पड़ता है सारी चीजें। तो डेयरी आयात बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्या है, आप देखते हो कि वहां पर विशेष प्रकार की भेड़ है, दूध के उत्पादन में भी, डेयरी प्रोडक्ट में भी ऑस्ट्रेलिया आगे है, और लेकिन भारत भी तो आगे है डेयरी में, भारत ने काम किया है, पशुओं वाला ही तो काम किया हुआ है, तो आगे ही है पशुपालन में सारी चीजें, तो इसमें फिर भारत को नुकसान हो जाए। तीसरा लिख दीजिए, जापान और दक्षिण कोरिया बौद्धिक संपदा में कठोर नियम चाहते हैं। क्योंकि जो जापान है, ठीक है, और जो दक्षिण कोरिया है, ये बौद्धिक संपदा में बहुत आगे हैं, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिमाग बहुत है इनमें, जापानियों में। ये जो आप देख रहे हो दूसरा नाम क्या लिखा है, दक्षिण कोरिया, ये इनमें जापान, ये बहुत ज्यादा आगे हैं, ये आप सोच नहीं सकते। आप आज वर्तमान में आप 5G सुन रहे हो, इसको लागू करने वाला दुनिया का पहला देश दक्षिण कोरिया है। 5G जिसकी आप बात करते हो ना, सबसे पहले इसी ने लागू किया था। आप सोचिए कितनी टेक्नोलॉजी है इसके पास, ठीक है। वर्तमान में जो आप नाम सुनते हो बिटकॉइन, एक नई अवधारणा ला दी क्रिप्टो करेंसी वाली, उसको लाने वाला जापान ही था, समझे ना ये। तो ये कहते हैं भी जब हमारे पास बौद्धिक संपदा ज्यादा है तो हम दूसरों को दें तो हमें कुछ ज्यादा चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से भारत के पास सबसे ज्यादा क्या है बताइए, लेबर। भारत के पास यदि लेबर सबसे ज्यादा होती ना तो बात ही कुछ और अलग होती। भारत के पास जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है ना, लेबर तो चाइना के पास ज्यादा है। भारत के पास लेबर, आदमी ज्यादा होने से कुछ नहीं होगा, जनसंख्या ज्यादा से कुछ नहीं होता, उनके हाथ में काम नहीं है। उस लेबर का क्या कर लोगे जब उसके पास काम ही नहीं है। और चाइना के पास जनसंख्या ज्यादा है और उसके पास काम इतना है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, वहां पर आप जाओगे काम मिल जाएगा आपको। और लोग ज्यादा है, लोग ज्यादा इस कारण से वहां पर लेबर सस्ती है, हर आदमी काम करना चाहता है, ठीक है। हमारे वाले, अब ऐसे मत समझना बुरा बोल रहा हूं, लेकिन आप जानते हो इन चीजों को, जानते हो। हम हर देश में होता होगा ऐसा, लेकिन हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में एक मानसिकता है कि हमें काम कम करना पड़े और हमें
जाबता पूरा हो जाए। ये हकीकत है, ये आप नहीं, हम भी सोचते हैं, सारा सोचते हैं ये। लेकिन ये भारतीयों में थोड़ी मानसिकता ज्यादा है कि हमें ना बस पैसे दे दो और है ना काम कुम भैया थोड़ा सा धन्यवाद ही करो आप। ये हकीकत है। ये आप देखिए, आप सरकारी नौकरी क्यों लगना चाहते हो? कारण क्या है? सेफ। भाई मेरे को कोई हटा ना दे, हटा ना दे मेरे को कोई, यही तो है, यही तो है। लेकिन हकीकत में जो बिजनेस होता है उसमें ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, ये जो चाय की थड़ी लगा के बैठते हैं, कभी आप इनका गल्ला वैसे मत संभालना, पूछना कभी पता लगा सर ने कहा था उनका, देखना ये बहुत कमाते हैं। ये हमें लगता है ये चाय वाला है, हमें लगता है ये चाय वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बहुत कमा के जाता है, बहुत कमा के जाता है। लेकिन हमें क्या है, अरे यार ऐसे ही पढ़ा लिखा था, क्या बीए कर रखी है, कोई ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहता है, चाय थोड़ी बनाऊंगा यार। सोच में ये होता है। ठीक है, आप कभी देखना, ये मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं आपको जो एनालाइज होता है वो बता रहा हूं। हम भी भारत के ही हैं, भारत से प्रेम करते हैं, लेकिन एक हमारे मन में एक ऐसी बात होनी चाहिए कि जो चीज है उसको सामने रखो। कमी, जो व्यक्ति कमी को सामने रखते हैं वो हमेशा आगे बढ़ता है। आपका कोई दोस्त यदि आपको लताड़ता है, पढ़ने के लिए आपको कहता है, वो अच्छा दोस्त है। और कोई ऐसे कह दे ऐसे क्या पढ़ता ही रहेगा क्या, ऐसे थोड़ी होता है, इनसे दूर रहो। इनसे जो बार बार आपको लताड़े, अरे क्या कर रहा है, तेरे कहाँ ये नंबर आए क्या, कुछ नहीं है, पढ़ता ही नहीं है तू, तो वो अच्छा दोस्त होता है। जैसे आप देख लीजिए रीट के एग्जाम जब होते हैं ना, आप कभी इसके फार्म वगैरह देखना, और कोचिंग संस्थानों में देखना, सड़कें जाम हो जाती है, सड़कें जाम हो जाती है। एसएससी में इतनी नहीं होती है, आईएएस में नहीं होती है। आरएएस के बेचे जब छूटते हैं, आईएएस के जब बेचे छूटते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब इसके बैच छूटते हैं ना, सड़कें जाम हो जाती है। क्यों? इसमें काम नहीं करना पड़ता, इसमें काम। अब तो फिर भी चलो सरकार की स्थिति ऐसी है कि सरकार ने ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया कि आपको काम करना पड़ेगा। 2004 से पहले की बात करोगे तो उद्देश्य यही होता था। आपने कभी नहीं सुना कि महिलाएं जाती थी स्कूल के अंदर और स्वेटर बुन के आ जाती थी? होता था ये चीजें होती थी पहले, मतलब काम ना करना पड़े बस। ये हकीकत है। इसी कारण से क्या होता है, ये देश आगे हैं। तो हमारे यहां क्या है, हम सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी चाहते हैं। ये मानना पड़ेगा कि भारतीयों में दिमाग है, भारतीयों में दिमाग है। और भारत में मैं जब इकोनॉमिक स्टार्ट करूंगा मंडे से, तब आपको मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो इस क्षेत्र के अंदर हुई है। सेवा क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि ये हुई है। सर्विस सेक्टर भारत के अंदर टॉप पर है। इसका कारण, जैसे आप मेरा देख लीजिए, अब मैं कौन से क्षेत्र से संबंधित हूं? सर्विस सेक्टर से। मेरा जो ये सिस्टम है ना, सर्विस सेक्टर में आता है। सर्विस सेक्टर की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है? सर्विस सेक्टर की सबसे खास बात ये होती है, इसमें लागत बहुत कम होती है। यदि मैं फैक्ट्री खोलूंगा तो मुझे 2 करोड़ की मशीन लानी पड़ेगी, एम्प्लॉय लाने पड़ेंगे, फैक्ट्री उस मशीन को चलाने वाला, साफ करने वाला लाना पड़ेगा। अब यहां क्या लाना पड़ा? एक बोर्ड, वो भी साफ ना हो तो मैं कर दूंगा, एक मार्कर, ये को 10-15 मेज, हो गया काम। ज्यादा पंखा लगा दो, ज्यादा कोई लुभावने ऊपर है तो एक ठोक दो इधर ऐसी, इससे ज्यादा क्या है? कोई नहीं। आप देख रहे हो एम्प्लॉय कितने जरूरत चाहिए, कार्ड चेक करने के लिए एक चाहिए, बैठे हैं वो, कोई जरूरत ही नहीं है। तो लागत कम होती है, और जहां लागत कम होती है वहां पर प्रॉफिट क्या होता है? ज्यादा होता है, इनकम ज्यादा होती है। उद्योग क्षेत्र में क्या होता है? लागत ज्यादा होती है और अनिश्चितता होती है, पता नहीं फेल हो जाए। अब इसमें यदि फेल भी हो जाए तो इतना नुकसान नहीं होता है व्यक्ति को, इतना नुकसान नहीं होता है। कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में यदि हम पुराने बात करें हम, तो थोड़ी कम लागत थी, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी, फसल बो देते थे, हाथ से काटते थे, सारा दिक्कत आती नहीं थी। अब क्या, यूरिया फूरिया सब आ गए, तरह तरह के बीज आ गए और सब्सिडी आ गई, फिर ग्लोबल वार्मिंग आ गई। ग्लोबल वार्मिंग के कारण फसलों पर अनिश्चितता बनी रहेगी। आप देखते नहीं, फसलें, खड़ी फसल खराब हो जाती है,
बारिश तेज आ गई, बारिश आई नहीं। ये तो दोनों कारण ही कृषि के लिए खतरनाक है। तो भारत क्या है इसमें चाहता है, भारत कहता है कि सेवा क्षेत्र हम देंगे आपको, ठीक है, और इसमें सरल नियम चाहिए, ठीक है। अब देखो मानसिकता क्या है, जापान और दक्षिण कोरिया कठोर नियम चाहता है, हम उसका विरोध करते हैं। हमें सरल नियम चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। तो इसमें एक लिख दीजिए, जो भी आपका नंबर है चौथा, भारत सेवा के क्षेत्र में भारत सेवा के क्षेत्र में सरल नियम चाहता है। अब भारत आसियान संबंध रहे अपने, इन पे मुक्त व्यापार समझौता वगैरह है ये सारा, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। एक पूर्व की ओर देखो नरसिम्हा राव लेकर आए थे, पूर्व की ओर देखो ये नीति लेकर आए थे। एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, लिखिए भारत ने 1965 और 1967 के बीच आसियान के गठन के लिए पहल की थी। आसियान चाहता था कि 1965 और 1967 के बीच आसियान के गठन के लिए पहल की थी, मतलब भारत चाहता था ऐसा हो, ठीक है। आसियान भी चाहता था, लिखो, आसियान भी चाहता था कि भारत इसका पूर्ण सदस्य बने। भाई भारत ने 1965 और 1967 के बीच में आसियान के गठन की पहल की थी, ठीक है, मतलब भारत कहता था हो ऐसा संगठन, पहल की थी। आसियान भी भारत को सदस्य बनाना चाहता था, आसियान भी भारत को सदस्य बनाना चाहता था। चले, अब आइए नई लाइन से, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत आसियान का भागीदार देश बना। भारत आसियान का भागीदार देश बना। भारत आसियान का भागीदार देश बना, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दीजिए पीवी नरसिम्हा राव के काल में, पीवी नरसिम्हा राव के काल में। ठीक है, आइए नई लाइन से लिखिए, नरेंद्र मोदी ने इस पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया।
चले, ये हुआ, ये है। अब 1996 में जब हमने ये लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट की थी आसियान के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, इसको वर्तमान में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। लेकिन इस पॉलिसी में 1995 में ही, लिख दीजिए 1995 में, 1996 कीजिए इसको, 1996 में भारत आसियान का पूर्ण वार्ता साझीदार देश बना, फुल डायलॉग कंट्री, फुल डायलॉग कंट्री। 1996 में भारत आसियान का पूर्ण वार्ता साझीदार देश बना। तो वर्तमान में ये पूर्ण वार्ता साझीदार देश है, ठीक है ना, सदस्य नहीं है, ध्यान रखना। हम इसके साथ बात करते हैं, भारत आसियान इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब एक और लिखिए, भारत आसियान का भारत आसियान का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, व्यापारिक भागीदार देश है। फिर लिखो, आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। चले, ये है, समझ गए होंगे कि भारत जो है आसियान का छठा व्यापारिक भागीदार देश है और आसियान भारत का चौथा, ठीक है ना। ये तो आप समझते ही हो सारी चीजें। एक ऐसे लिखिए, भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता, भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता। चलें, इसमें लिखो लागू, लिख दीजिए 1 जनवरी 2010, ठीक है। AITIGA, ये जो मुक्त व्यापार समझौता है इसको नाम दिया गया है AITIGA। आइए देखो, इसमें जो ए का मतलब है वो तो है आसियान, और जो ITIG है इसका मतलब है इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट।
इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट। एक है आसियान भारत सेवा व्यापार समझौता, ये भी है आसियान भारत सेवा व्यापार समझौता। ये 2015 से लागू है। सेवा के संबंध में भी हमने समझौता किया है। चले आइए, ये हो गया जी आपका आसियान। सम्मेलन करवा दिए थे क्या आसियान के? हो गया था ना, 2023 में हुआ था इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, ओके। पीछे लो क्या? लो जी, आगे ले ले, लो जी। अब आइए सार्क। ये डिस्प्यूटेड सा है, विवादित है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आज भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2015-16 के बाद ये काफ़ी डिस्प्यूट हो गया था इसका। सार्क लिख दीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नाम से ही पता लग गया होगा, जो आसियान है वो दक्षिण पूर्व से संबंधित है और जो सार्क है वो दक्षिण एशिया से संबंधित है। ठीक है ना, शब्दों को जब एक बार दिमाग में डाल लोगे ना, तो जब ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा सदस्य है नहीं है, तो दिक्कत नहीं आएगी आपके। चले आइए, देखो इसमें जब हम बात करेंगे आगे, मैं जानबूझकर ये मेन पॉइंट पर हाईलाइट कर रहा हूं आपको, साउथ एशियन पर। जो कंफ्यूजिंग होती है और तो आप समझ जाओगे सारे, ठीक है ना, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मेन जो दिक्कत आती है ना, वो मालदीव और म्यांमार में आती है। इसमें ऊपर नीचे हो जाता है हमारा, हम समझ नहीं पाते है कि नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा लेके बताइए, ये दोनों ही है या एक ही है या दोनों ही नहीं है? मालदीव है और म्यांमार नहीं है, ठीक है ना। बस इसमें मैंने जब इस पे क्वेश्चन देखे हैं कि कौन सा सदस्य देश नहीं है, तो मालदीव और म्यांमार इसमें डिस्टरबेंस करता है, ठीक है ना। चलिए जी, अब इसमें क्या है, लिख दीजिए विचार। ये जो सार्क बने, इसका विचार 1981 के अंदर आया था। 1981 के अंदर इसका विचार, 2 मिनट रुकना, 78-79 जियाउर रहमान के द्वारा इन्होंने ये विचार दिया था कि एक सार्क जैसा संगठन होना चाहिए हमारे लिए। ये विचार दिया था इन्होंने, जियाउर रहमान। ये जो जियाउर रहमान है, ये बांग्लादेश के उस समय के राष्ट्रपति थे। इन्होंने सार्क का विचार दिया था।
ये विचार दिया था। चले आइए अब देखिए, ये बाद में कई जगह पर मिले, ठीक है ना, कभी कोलंबो में मिले, कहीं नई दिल्ली में मिले, कभी ढाका में मिले। वहां जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, इन्होंने क्या स्ट्रगल किया ये कोई जरूरी नहीं है आपके लिए। इसकी जो स्थापना हुई थी ये पूछी जाती है, ये हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को यहां हुई थी इसकी स्थापना, ये ध्यान रखना। और मैंने कल भी बताया था इसके बारे में, ये हुई थी ढाका के अंदर। ढाका बांग्लादेश में पड़ता है ये, यहां पर हुआ था ये। चले ढाका में हुई थी। और अब यहां पर चलो मैं साथ साथ कर लेता हूं। इसका जो हेड ऑफिस है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इसका हेड ऑफिस काठमांडू है, नेपाल। चले आइए अब इसके जो संस्थापक सदस्य हैं ये 7 है। इसके जो संस्थापक सदस्य है ये 7 है। चले आइए अब देखिए, जब इसीलिए आपको थोड़ा सा समझाया जाता है, हो सकता है आपको बहुत बोरिंग लगे, पर लगने दो, अपने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये साउथ एशिया का है, ठीक है। तो इससे हमारे सामने एक बात तो क्लियर हो गई कि ये वाला पोर्शन तो नहीं होगा भाई, क्योंकि ये साउथ में आता ही नहीं, ठीक है ना। ये तो आसियान का है, सार्क तो यहां है, ये क्योंकि दक्षिण एशिया तो यही हो गया ना, तो यहीं से होगा, ठीक है। अब देखिए यहां दक्षिण में ये पूरा एशिया है, यहां से। अब आप जब आप देखोगे भारत तो होगा ही होगा, भारत होगा तो इसके आसपास जितने भी देश हैं पड़ोसी देश सारे हो जाएंगे। जैसे मालदीव इसका पड़ोसी देश है, वो हो जाएगा। क्या इंडोनेशिया होगा, क्योंकि ये भी इसका पड़ोसी देश है, ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पूर्व में आ गया, इधर थोड़ा सा स्थिति में आ गया। तो मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक है ना, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना, श्रीलंका वगैरह ये सारे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। और कौन होगा बताइए, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन सा और इसके अंदर आ सकता है? अफगानिस्तान, ठीक है। ये बाद में शामिल हुआ था, केवल 8 ही सदस्य देश है इसके, ये वाला क्वेश्चन, इसी कारण से इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। और भारत के पड़ोसी देश ही इसके अंदर है। मालदीव भी तो समुद्री सीमा बनाता है, तो लिख दीजिए। तो ऐसे याद करोगे ना, फिर आ जाए चाहे क्वेश्चन किसी टाइप का कि इसका कौन सा देश शामिल है कौन सा नहीं है, अपने आप कर लोगे। और वैसे रटोगे तो मुझे नहीं लगता इंडोनेशिया में दिक्कत कर देगा आपके। लिख दीजिए, पहला लिखिए भारत, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, नेपाल भूटान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, श्रीलंका, मालदीव। कितने हो गए? कितने हो गए? 7। तो 7 ही लिखे हैं। वर्तमान सदस्य कितने हैं? 8। आज की डेट में 8 है। तो 8 कौन कौन से हैं? एक तो पूरा सार्क आ गया,
संस्थापक सदस्य आ गए प्लस अफगानिस्तान आ गया। अब देखो एक ये भी किसी का बताइए सदस्य है, इसको भी सदस्य बनाया जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। चलें, अब जिस देश में सम्मेलन आयोजन होता है, ठीक है ना, उसी देश में इसका वो सचिवालय होता है, ठीक है ना। तो सचिवालय वैसे इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे यदि मैं आपसे ये कह दूं कि इसका सचिवालय कहाँ है, ठीक है, तो वैसे इसमें आपको वही मिलेगा जहां पर इसका आयोजन होगा, ठीक है। लास्ट में जो ये आयोजन हुआ था ये पाकिस्तान के अंदर हुआ था, इस्लामाबाद, ठीक है, वहाँ होना था। लेकिन उस टाइम क्या है, पाकिस्तान के इंटरफेयर से 2-3 हमले हो गए थे, उरी हमला हो गया था, ऐसे हमले हो गए थे, आतंकवादी हमले हो गए थे। तो भारत ने इसका विरोध किया, इस कारण से उसके बाद हुआ ही नहीं भाई। स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया कि पहले आतंकवाद बंद करो तब हम करेंगे। आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि भारत, इसका जो महासचिव है सचिवालय में, वो भारत में कितने रहे हैं? 2 रहे हुए हैं। तो इसमें लिख दीजिए, सचिवालय में लिखिए, पहले ऐसे लिखो, प्रथम महासचिव, प्रथम महासचिव, प्रथम महासचिव। भाई सचिवालय में महासचिव बैठेगा ना, लिख दीजिए अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, बांग्लादेश। यहां पे लिखिए, भारत की तरफ से 2 महासचिव रहे हैं, भारत की तरफ से 2 महासचिव रहे हैं। पहला लिखिए श्रीकांत किशोर भार्गव, श्रीकांत किशोर भार्गव, श्रीकांत किशोर भार्गव। दूसरे लिखिए शीलकांत शर्मा, शीलकांत शर्मा। शीलकांत शर्मा, ठीक है, 2 ही रहे हैं। अब इसमें आप लिख सकते हो वर्तमान में कौन है। हालांकि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद में ये होना था, जो जहां पर होगा, ठीक है ना। आप ऐसे कर लीजिए इसको, क्योंकि देखो 2015-16 के बाद ये हुआ ही नहीं, तो इसको ऐसे नाम लिख दीजिए, जो देश इसके सम्मेलन की मेजबानी करता है, जो देश इसके सम्मेलन की मेजबानी करता है, सामान्यतः महासचिव उसी देश का होता है।
ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान विवादित रहा, वहाँ हुआ नहीं, तो एक नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मोहम्मद गुलाम सरवार लिख दीजिए, वर्तमान महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवार, ये बांग्लादेश के हैं, ये बांग्लादेश के हैं वर्तमान के अंदर। चलें, अब जिसमें होने वाला होता है ठीक है वो है, लेकिन ये तो हर साल हो जाते हैं सम्मेलन, ठीक है। तो एक रोटेशन के आधार पर भी इसकी नियुक्ति होती है, और इस महासचिव का जो कार्यकाल है ये 3 वर्ष होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस देश में हो उसी देश का कोई व्यक्ति महासचिव बने। तो एक लाइन और लिखिए, लिखिए महासचिव की नियुक्ति रोटेशन के आधार पर होती है, रोटेशन के आधार पर होती है, रोटेशन के आधार पर होती है। कार्यकाल लिख दीजिए 3 वर्ष, कार्यकाल 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए होती है इसकी सामान्यतः, रोटेशन के आधार पर। चलिए नई लाइन से लिखिए, इसमें अब तक 18 सम्मेलन हुए हैं, इसमें अब तक 18 सम्मेलन हुए हैं। सम्मेलन हुए हैं। पहला हुआ था 1985 में ढाका में, 18वां हुआ था 2014 के अंदर, 2014 में 18वां हुआ था, और ये हुआ था काठमांडू के अंदर। 19वां 2015 में इस्लामाबाद पाकिस्तान, ये प्रस्तावित है। ठीक है ना, यहां पर उरी हमला हो गया था, इस कारण से भारत ने इसका विरोध किया था, उसके बाद नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं क्या स्थितियां हो, कैसे, कुछ नहीं कह सकते हैं। लिख दीजिए, उरी हमले के कारण, उरी हमले के विरोध में यह नहीं हो पाया था, यह नहीं हो पाया था। ठीक, चलिए जी, ये है जी आपका सार्क। एक बार इसको यहीं छोड़ते हैं, ठीक है, 5-7 मिनट का गैप देते हैं।